हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का एक बुक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर, इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल और सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, यानी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 9 है, न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, जेई मेंस या फिर नीट के एग्जाम के व्यू से भी। अब नीट का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए तो 2-3 क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इजी वे में इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कंटेंट क्या होगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में समझेंगे, वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे और सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी लिगेंड्स क्या है, काउंटर आयन क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, ये सब सारा पढ़ेंगे हम लोग। तो आउटकम क्या होगा, लर्निंग आउटकम, यानी आज के लेक्चर से हम सीखेंगे क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के बारे में जानेंगे, हर एक लिगेंड्स के बारे में, क्योंकि लिगेंड्स के बारे में नहीं जानेंगे तो नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आइसोमेरिज्म में दिक्कत आएगा। लिगेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो पूरा लिगेंड को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे। तो अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो आज के लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व होगा और एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहले समझिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे, अगर दो प्लेयर बैटिंग कर रहा है तो दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो रन आउट हो सकता है, यानी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। आप अपने घर में देखिए, मम्मी पापा में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है कोई ऐसा बात को लेके, तो दोनों लड़ाई करेंगे, झगड़ जाएंगे। आप अपने भाई के साथ उलझ जाते कोई ऐसा पॉइंट लेके, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो तो। इसी टाइप से बहुत सारा एटम मिलता है तो उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अगर हम डिटेल में देखें तो हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन B12 क्या है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी, मेडिसिन में यूज होता है, टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है। तो इसी चैप्टर को अब हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे यहाँ पे, एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, कैसे कैसे ये बनता है, वहां तक पहुंचते कैसे हम लोग। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा एडिशनल कंपाउंड क्या होता है। एडिशनल कंपाउंड तो देखिए, एडिशनल कंपाउंड दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड, टू और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। क्या कहना चाह रहा है, एडिशनल कंपाउंड क्या है, मान लेते एक सॉल्ट है और ये दूसरा सॉल्ट है, ये दोनों सॉल्ट मान लेते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, एक सॉल्ट है, इसी टाइप से ये भी एक सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्ट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, यानी इसे हम लोग इसमें मिला रहे हैं और ये यहां पे मिला रहे हैं। यानी एडिशनल कंपाउंड क्या होता है, दो सॉल्ट का मिक्सर होता है। अब यहां पे एक सॉल्यूशन ऐसा बन गया जिसमें दोनों सॉल्ट है और दोनों का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होता है। अब इसे हम हिट कर रहे हैं, हिट करेंगे तो क्या होगा, जो यहां पे वाटर वेपर है, वाटर है वो वेपर बन के बाहर चला जाएगा और यहां पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एडिशनल कंपाउंड बोलेंगे। तो एडिशनल कंपाउंड क्या है, मिक्सर है दो स्टेबल सॉल्ट का जो फिक्स रेशियो मिलाया जाता है। मिलाने के बाद यहां पे दो सॉल्ट का सॉल्यूशन बना, हिट करेंगे, वाटर बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग एडिशनल कंपाउंड बोलेंगे। ये एडिशनल कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए समझते हैं उसे अब हम लोग। डबल सॉल्ट क्या होता है, देखिए, कंपाउंड विच लूज्ड देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। यानी ऐसा एडिशनल कंपाउंड जो अपना आइडेंटिटी को लूज कर देगा सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। क्या कहना चाह रहा, समझिए। देखिए डबल सॉल्ट का एग्जांपल है कार्नेलाइट। क्या होता है, KCl MgCl2 6H2O। जब इसमें हम वाटर मिलाएंगे तो होगा का जितना भी आयन है, हर एक आयन ये ब्रेक कर जाएगा,
यहां क्या हो गया, पोटेशियम मिलेगा आपको, प्लस और क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरीन Cl माइनस मिलेगा, प्लस मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम भी मिलेगा। यानी डबल सॉल्ट क्या होता है, जब उसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, यानी इसमें हम वाटर मिलाएंगे तो जितना भी आयन है हर एक आयन ब्रेक कर जाएगा। वही यहां पे लिखा हुआ है इट कंप्लीट आयोनाइज एक्वस मीडियम, है ना, यानी एक्वस मीडियम क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइज होगा। इसके बाद एक पॉइंट और है, एंड गिव्स टेस्ट फॉर ऑल द आयंस, यानी जितना भी आयन है हर एक आयन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कोई ऐसा टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हैं पोटेशियम प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कि नहीं है। तो अगर यहां पे हम पोटेशियम का टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि सॉल्यूशन में पोटेशियम प्रेजेंट है। उसी टाइप से ये क्लोरीन का भी टेस्ट पॉजिटिव देगा और मैग्नीशियम का भी टेस्ट पॉजिटिव देगा। यानी डबल सॉल्ट हम किसे बोल रहे हैं, ऐसा एडिशनल कंपाउंड जिसमें हम वाटर मिलाएंगे तो जितना भी आयन है हर एक आयन क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखें, क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है। क्या लिखा हो ध्यान दीजिए, कंपाउंड विच डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, इसके बारे में भी बताएंगे कि आइडेंटिटी के बारे में क्या बोलना चाह रहा है। इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए क्या लिखा है, इट डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। अभी हम क्या बोले, डबल सॉल्ट कंप्लीट आयोनाइज हो जा रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। ये आयोनाइज कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा। मतलब एग्जांपल से समझिए, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर हम इसे सॉल्यूशन यानी इसमें वाटर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 4K प्लस FeCN6 क्या होगा, 4 माइनस होगा। तो देखिए यहां पे आयरन अलग नहीं हुआ, साइनाइड अलग नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, पोटेशियम अलग हुआ। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है वो आयोनाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एटम्स है वही आयोनाइज हो रहा है। यानी अगर बात करें कि क्या ये Fe का टेस्ट देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि Fe और Cn क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है। यानी ये यहां पे आयरन Fe जो है अलग से नहीं है। ये साइनाइड का भी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि साइनाइड अलग से नहीं है। हाँ, किसका टेस्ट देगा, पोटेशियम का टेस्ट देगा। तो अब दोनों में डिफरेंस समझिए, डबल सॉल्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइज हो जा रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो रहा है। यानी अगर यहां पे हम टेस्ट करना चाहे आयरन का तो नहीं देगा, यानी ये आयरन का आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, छिपा के रख रहा है। उसी टाइप से साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, यानी साइनाइड का भी आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, छिपा के रख रहा है। वही यहां पे लिखा हुआ कंपाउंड विच डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, यानी ये कंप्लीट ब्रेक हो ही नहीं रहा है तो आयरन का टेस्ट देगा कहां से, तो अपना आइडेंटिटी को ये क्या करता है, छुपा के रखता है। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या हो रहा है, हर एक आयन का टेस्ट देगा, यानी ये अपना आइडेंटिटी को लूज कर देगा, ये अपना आइडेंटिटी को छुपा के नहीं रखेगा। वही लिखा हुआ कंपाउंड विच लूज्ड देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कंपाउंड अपना आइडेंटिटी को क्या करेगा, पूरा कंप्लीट लूज कर देगा। उसी टाइप से अगर डबल सॉल्ट का देखिए, पोटास एलम क्या है, पोटास एलम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। ये देखिए क्या है यहां पे, अगर यहां पे सॉल्यूशन यानी वाटर मिलाएंगे तो ये पोटास एलम कंप्लीट ब्रेक कर जाएगा। क्या क्या है, पोटेशियम, और यहां पे क्या है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी अलग हो जाएगा। और यहां पे क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट भी अलग हो जाएगा, SO4 2-। समझ पा रहे हैं, यानी यहां पे हर एक आयन ब्रेक हो जा रहा है, किसमें, डबल सॉल्ट में। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक आयन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है, और ये जो मेटल को अगर छोड़ दे तो बाकी जो होता है उसे हम लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। और ये लिगेंड्स इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद कीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था, जैसे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको किसी को देना है तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, हम ही एक इलेक्ट्रॉन अपना उसे देंगे और यहां पे बॉन्ड बनाएंगे। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयर करते थे तो क्या होता था, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन आपको देंगे और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। यानी यहां पे कंप्लीट शेयर नहीं होता है, एक ही एटम्स क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसी और अपना इलेक्ट्रॉन रखता है। दैट मींस यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है।
तो यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम्स आर बॉन्डेड टू अ नंबर, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द मेटल एटम्स बाउंडेड टू अ नंबर ऑफ एनायन, यानी ये एनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग, लेकिन ये शेयर कैसे कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा नहीं, अपना ही इलेक्ट्रॉन दे रहा, अरे एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, किसमें, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आपके एग्जाम में ये पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, डबल सॉल्ट इट कंप्लीट आयोनाइज इन एक्वस मीडियम, और वहीं अगर हम देखें क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम, यानी वाटर में ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट पोजेस आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड नॉट इन एक्वस मीडियम, यानी सॉलिड स्टेट में तब तो अलग नहीं है, लेकिन जो ही पानी में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, ये कंप्लीट ब्रेक कर जाएगा, यानी अपना ये आइडेंटिटी सिर्फ सॉलिड स्टेट में छिपा के रखता है, लेकिन जो ही लिक्विड में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, हर एक आयन ब्रेक कर जाएगा, कोई उसका आइडेंटिटी बचेगा ही नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है, इट पोजेस आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस मीडियम। ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखिए, इट गिव्स टेस्ट फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, यानी डबल सॉल्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइज हो जा रहा है, तो ये हर एक आयन का टेस्ट देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी हम क्या देखें, ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये हर एक आयन का टेस्ट नहीं देगा, यानी इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस। क्योंकि डबल सॉल्ट में आयन क्या हो रहा, ब्रेक हो रहा है, यानी आयनिक वहां पे बॉन्ड है, तो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, किसमें, डबल सॉल्ट में। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो समझ पा रहे हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस चैप्टर में मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी यहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सामने अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो बात किया वो कौन था, वर्नर था, साइंटिस्ट, जिसने इसके बारे में बात की। इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मुलेट करने का कोशिश किया, यानी उसका फॉर्मूला देने की कोशिश किया, जिसके कारण इसे क्या, नोबेल प्राइज भी मिला था, किसे, वर्नर को। और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या है वर्नर थ्योरी, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वर्नर थ्योरी समझिए। वर्नर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके साथ, सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विथ अमोनिया, किसके साथ, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ। इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ क्लोराइड आयंस could be precipitate as AgCl on adding excess AgNO3 solution but some remain in solution। समझिए, वर्नर ने क्या किया, एक सीरीज लिया कंपाउंड का, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का, और उसका क्या किया, एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया। तो उसने क्या देखा, क्लोरीन का कुछ आयन Ag के साथ रिएक्ट करके यानी AgCl बन के प्रिसिपिटेट हो रहा था, और कुछ आयन क्लोरीन का कुछ आयन प्रिसिपिटेट नहीं हो रहा था, ये सॉल्यूशन में था। पर हम डिटेल में समझते हैं, फिर आपको शॉर्ट में इसको अच्छे से समझा देंगे। तो कुछ आयन क्या हो रहा था, पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा था AgCl, और कुछ जो क्लोरीन था उस सॉल्यूशन में था। तो कैसे ही पहचाना कि क्लोरीन पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा, कुछ क्लोरीन क्या है, सॉल्यूशन में है। तो इसने क्या किया, आपके एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा हुआ, इसने कंडक्टिविटी को मेजरमेंट किया। किसको, कंडक्टिविटी को, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कौन बताएगा, आयंस बताएगा। तो जब देखा किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्यादा यानी उसमें आयंस ज्यादा है, किसी का कंडक्टिविटी कम है यानी उसमें आयंस कम है, तो इससे इसने क्या किया, पता लगाया कि यहां पे जो बॉन्ड हो रहा है, हर एक क्लोरीन यानी सारा AgCl यानी सारा क्लोरीन पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कुछ क्लोरीन क्या है, सॉल्यूशन में। आइए इसका एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट देखिए, 1 मोल क्या लिया, कोबाल्ट, 3 क्लोरीन 6 अमोनिया, यानी कोबाल्ट के पास अभी कितना मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल बात करें तो 6 अमोनिया और 3 क्लोरीन एंड 9 मॉलिक्यूल। जब इसने एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराया, तब देखिए क्या मिला, 3 मोल AgCl मिला। क्या मिला, 3 मोल AgCl। देखिए कोबाल्ट के पास कितना मॉलिक्यूल था, 6 अमोनिया था और 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन तो डोनेट कर दिया,
लेकिन 6 अमोनिया अभी भी इसके पास बचा हुआ है। इस बात को समझिएगा अभी, ठीक है। सेकंड देखिए, COCl3 5NH3, यानी अभी कोबाल्ट के पास 5 मॉलिक्यूल अमोनिया है, 3 मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरीन है। टोटल कितना है, 8 है। जब इसने एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराया तो 2 मोल AgCl मिला। कितना, 2 मोल AgCl। तो अब देखिए है कितना, 5 अमोनिया 3 क्लोरीन, यानी टोटल कितना, 8। 8 में 2 मोल AgCl PPT का फॉर्मेशन दे दिया, तो बचा कितना, 6, यानी अभी भी इसके पास क्या है, 6 मॉलिक्यूल कोबाल्ट के पास है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या देखा कि कोबाल्ट जो है 2 टाइप का वैलेंसी शो कर रहा है। एक वैलेंसी हमेशा मेंटेन कर रहा है वो, यानी यहां भी कोबाल्ट के पास अभी भी 6 है, यहां पे भी 6 है। और सेकेंड वैलेंसी क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। इस बात को समझिए, यहीं से कंसेप्ट आगे आएगा किसका, प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 मोल COCl3 6 अमोनिया गिव्स 3 मोल AgCl। तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वही आयोनाइज होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। तो इसे जब हम Ag एक्सेस किससे, AgNO3 से रिएक्शन कराएं, किससे, AgNO3 से, तो देखिए क्या मिला, CONH3 का होल 6 + 3 और 3Cl क्या, PPT का फॉर्मेशन क्या, किसके साथ, AgCl के साथ। तो यहां पे देखिए 6 अमोनिया कोबाल्ट के पास अभी प्रेजेंट है। फर्दर जब 1 मोल Cl3 5 अमोनिया लिया तब क्या मिला, किससे रिएक्शन कराएं, AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराएं। तब देखिए हम लोगों को क्या मिला, CONH3 का होल 5 Cl और Cl2 मॉलिक्यूल यहां पे PPT का फॉर्मेशन किया, किसके साथ, AgCl के साथ। किसके साथ, AgCl के साथ। तो समझिए इस बात को यहां पे आप, यानी कोबाल्ट यहां 2 टाइप का वैलेंसी शो कर रहा है, एक आयोनाइज हो रहा है और एक आयोनाइज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। देखिए यहां पे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, यहां पे 5 अमोनिया, लेकिन एक क्लोरीन, टोटल कितना, 6 है। तो जस्ट लाइक डेली लाइफ में देखिए आपका कुछ फ्रेंड होगा, कुछ ऐसा फ्रेंड होगा जो आपके मुसीबत भी आएगा तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और कुछ फ्रेंड मतलबी होगा, आपके पास परेशानी आएगा तो आपको छोड़ देगा। उसी टाइप से कोबाल्ट के पास देखिए 6 मॉलिक्यूल ये अपने पास हमेशा रख रहा है, तो जिसे हम लोग यहां पे वर्णन ने इसे क्या बोला, सेकेंडरी वैलेंसी बोला, और जो आयोनाइज हो जा रहा उसे उसने क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी बोला। क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी। समझ पा रहे, तो यहीं से वार्नर ने एक कंसेप्ट दिया कि सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन किसे बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा, ये 2 टाइप का वैलेंसी शो कर रहा है। एक वैलेंसी फिक्स है, कभी ब्रेक नहीं कर रहा, देखिए यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 5 अमोनिया, एक क्लोरीन 6 है, उसे उसने सेकेंडरी वैलेंसी बोला। और जो आयोनाइज हो जा रहा है उसे उसने क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी बोला। और एक एग्जांपल इसी एक्सपेरिमेंट में देखिए, 1 मोल COCl3 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो देखिए यहां पे क्या मिला, 1 मोल AgCl मिला। क्या मिला, 1 मोल AgCl, यानी ये ब्रेक कैसे हुआ, देखिए CONH3 का होल 4 और यहां पे आपके पास क्या है, Cl2 है प्लस क्लोरीन आयन Cl-1, तो यहां पे क्या होगा, +1। उसी टाइप से 1 मोल COCl3 4 मॉलिक्यूल अमोनिया लिया, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रेक नहीं करेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रेक कर जाएगा। क्या मिला, Cl-, तो इस पे +1 चार्ज। तो यहां पे इन दोनों में आप देखें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कलर अलग है, ये ग्रीन कलर का है, ये वायलेट कलर का है। तो इससे वार्नर ने क्या सोचा कि उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कलर अलग है। ये कहीं ना कहीं ये बात बता रहा है कि इसके बीच में जो कनेक्शन है लिगेंड्स और मेटल के बीच में, ये स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग होगा। मतलब इससे उसने क्या कंक्लूजन दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, समझ पा रहे हैं। तो अब आते हैं कि वार्नर का पोस्टुलेट क्या था, उसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हम लोगों को बताया। फर्स्ट देखिए क्या, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज यानी वैलेंसी। कौन कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी मेटल 2 टाइप का वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट। सेकेंड क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी, क्या, प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। यानी प्राइमरी वैलेंसी जो होगा नॉर्मली आयोनाइजेबल होगा,
अभी हम लोग देखें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था तो टूट जा रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था तो नहीं ब्रेक होगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो नॉर्मली आयोनाइजेबल होता है और निगेटिव आयंस होता है। उसी टाइप से सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, ये बेस्ट फ्रेंड के साथ के जैसा है, यानी आपके साथ सुख है, आपके साथ दुख है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाई करेगा या फिर नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे चल के यही सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। फोर्थ का, द आयन ग्रुप्स बॉन्ड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी हर एक मॉलिक्यूल के जो मेटल होगा उससे जो लिगेंड से, जो एटम से बॉन्ड बना रहा है उसका स्पेशल अरेंजमेंट होगा, जो हम लोगों को क्या देगा? डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। तो ये था पोस्टुलेट किसका? वर्नर थ्योरी का। लेकिन आपके एग्जाम में मेन आ जाता है क्या? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। तो अब तक हम क्या देखें? प्राइमरी वैलेंसी आगे चल के ये बताता है मेटल का, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताता है? मेटल का, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए पूरा वार्नर थ्योरी को हम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए है K4 FeCN का होल 6, ये है। देखिए एक जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे साइनाइड इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो साइनाइड मेटल को अपना लोन पे डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ पा रहे? तो एक होता है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वही यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा है। और एक बताएगा इस मेटल के ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। तो जो इस मेटल के चार्ज को बताएगा वो क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी होगा। क्या बोल रहे हैं? फिर से ध्यान दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है उसे हम लोग सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। जो सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज को बताएगा, यानी ये चार्ज कौन बता रहा है? प्राइमरी वैलेंसी बता रहा है। कौन बता रहा है? प्राइमरी वैलेंसी। और वही आपका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। और जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यही है क्या? वर्नर थ्योरी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस। प्राइमरी वैलेंसी क्या बता रहा है? इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये किसके इक्वल है? ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है। किसके इक्वल? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड होता है इसलिए ये आयोनाइजेबल होता है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय द लिगेंड्स, लिगेंड से ये टूटता नहीं है इसलिए ये डायरेक्शनल है, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएगा और ये नॉन आयोनाइजेबल होगा। प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि टूट जा रहा है तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ज्योमेट्री के बारे में बात कर सकता है? नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसी कोई हेल्प नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ज्योमेट्री को लेके। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी ये आपको बताएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री। अगर हम रिप्रेजेंट करें तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था, किसमें? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में। तो उम्मीद करते हैं वार्नर थ्योरी आपको समझ में आया होगा। एक यहां पे बच गया वार्नर थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं CONH3 का होल 5Cl2। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 6 है। और 6 यानी सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से। तो देखिए कोबाल्ट के पास 5 मॉलिक्यूल अमोनिया है, 2 मॉलिक्यूल क्या है? क्लोरीन है। तो कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 6, यानी 6 बॉन्ड को हमको क्या दिखाना होगा? सॉलिड लाइन से। किससे दिखाना होगा? सॉलिड लाइन से। तो चलिए दिखाते हैं। 1 कहीं भी दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 4 5 6। चलिए यहां पे अमोनिया देते हैं NH3। कितना मॉलिक्यूल? 5 है अमोनिया, तो दीजिए 5 NH3 और ये आपका NH3 हुआ। और एक क्या? क्लोरीन, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो 6 सॉलिड लाइन से। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या था? नेगेटिव आयंस को सेटिस्फाई करता था। तो नेगेटिव आयन 2 क्लोरीन है और इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? डॉट लाइन से।
तो यानी एक क्लोरीन ये आपका किसे बता रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को बताएगा। किसे बता रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को। लेकिन ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी भी बता रहा है, इसलिए इसे हम सॉलिड के साथ साथ क्या करेंगे, यहां पे इसे हम डॉट लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है किसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। आपके एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है वार्नर थ्योरी का, आपको ये अच्छे से एक बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है। तो ये था आपका वार्नर थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वार्नर थ्योरी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगा, तब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब थ्योरी है। यहाँ पे मेनली 3 थ्योरी पढ़ना है, वार्नर अभी हम लोग पढ़े, इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्या पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। लेकिन अब यहां पे क्योंकि वार्नर थ्योरी कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, तब तो आया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या इसका लिमिटेशन था उसे देख लीजिए, कहां पे ये लिमिटेशन, चलिए, लिमिटेशन ऑफ वार्नर थ्योरी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इनएबिलिटी ऑफ ऑल मेटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी हर एक मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है इसके बारे में ये बता पाया कौन, वार्नर। और क्या क्या नहीं बता पाया कि बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये सब क्यों करता है, ये सब के बारे में कुछ नहीं बता पाया कौन, वार्नर थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी वैसे भी आपके एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मुलेट करने का कोशिश किया, यानी उसका फॉर्मूला देने का कोशिश किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद के टॉपिक पे, सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी अब हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके बिना ना ही थ्योरी समझ में आएगा, ना ही इसका हम आईयूपैक नेम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को, ध्यान दीजिए। आते पहले हम समझते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, द डोनर एटम और आयन विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयंस। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम्स को या सेंट्रल मेटल आयंस को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। और जो ये डोनेट कर रहा है उसे जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम सेंट्रल मेटल आयंस बोलेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया लिगेंड्स, जो एक्सेप्ट किया सेंट्रल मेटल एटम्स या सेंट्रल मेटल आयंस। और इन दोनों को जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। आइए समझते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को, ध्यान दीजिए। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक ही मेटल होगा, जैसे यहां पे क्या है, निकेल है। तो इस निकेल को क्या बोलेंगे, CMI यानी सेंट्रल मेटल आयंस। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा, बाकी सब जो भी होगा लिगेंड्स होगा। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेटल के अलावा जो भी है उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। और जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स को एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। समझ पा रहे हैं, क्या बोले, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा आपको एक मेटल मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयंस बोलेंगे। और सेंट्रल मेटल आयंस को छोड़ दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी है, सेंट्रल मेटल आयन के अलावा जो भी है वो क्या है, लिगेंड्स है। और इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे होता क्या है, ये जो लिगेंड से अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, और मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, एक्ट एज लेविस एसिड। लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इट एक्ट एज लेविस बेस की तरह काम करता है। तो ये 3 टर्म आपको समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल आयन और क्या, लिगेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डेंटिसिटी। समझिए अभी हम क्या बोले हैं, सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोई ऐसा होता है जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कुछ लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे डेंटिसिटी उसी को बता रहा है, क्या, द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड्स इज कॉल्ड डेंटिसिटी। तो जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसे हम यूनिडेंटेड बोलते हैं, यानी ओनली 1 डोनर एटम। और जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड। एग्जांपल क्या है, इथाइलिन डाइएमीन। अभी हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। आइए अब मोनोडेंटेड लिगेंड्स समझिए। मोनोडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर में, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म बनाने में, थ्योरी समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंड्स को समझना बहुत जरूरी है।
तो मोनोडेंटेड लिगेंड यानी ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? सेंट्रल मेटल आयन के साथ सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो क्या है? सल्फेट SO4 2-। देखिए चार्ज 2 है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनाएगा। कार्बोनेट CO3 2-, चार्ज 2 है लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। उसी टाइप से क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन Cl-, Br-, F-। लेकिन जब इस पे नेगेटिव चार्ज भी एक है और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, लेकिन जब इसे हम नाम लिखेंगे तो क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरिडो लिखेंगे। सॉरी, क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। ब्रोमीन को ब्रोमिडो, फ्लोरीन को फ्लोरिडो। इसी टाइप से हाइड्रोक्साइड OH- को हाइड्रोक्सीडो। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, क्या बचा? NH2-, इसे हम एमिडो बोलते हैं। एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए NH-2, इसे हम इमिडो बोलते हैं। एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए N-3, इसे हम नाइट्रिडो बोलते हैं। लेकिन N3-1 को क्या बोलते हैं? एजिडो बोलते हैं। और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सीडो, पर ऑक्सीडो। ये सब आप जान रहे होंगे। मेनली देखिए आपको क्या याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब ध्यान दीजिए, बस इतना काफी है। ठीक है, ये सब ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसपे क्या है? चार्ज प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए ये भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है लेकिन सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बना रहा है लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम लोग यहां पे याद कीजिए, वाटर को H2O, यहां पे जब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे तो वाटर को एक्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर को एक्वा बोलेंगे। इसी टाइप से अमोनिया को क्या बोलेंगे? एमाइन बोलेंगे। अमोनिया को क्या बोलेंगे? एमाइन। याद कीजिए, यहां पे जब हम लोग नेमिंग रखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन अमोनिया को एमाइन डबल M लिखते हैं। कि क्या लिखते हैं? डबल M लिखते हैं। तो क्या हुआ ये? एमाइन। CO कार्बोनाइल होता है, PH3 फोस्फीन होता है और NO नाइट्रोसाइल होता है। इतना आपको ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड ये सब आपको याद रखना है। जो होता है तो एक, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सिंगल बना रहा है लेकिन इन सब पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो वाटर को हम हमेशा क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। NH3 को एमाइन लिखेंगे, CO को कार्बोनाइल लिखेंगे, NO को क्या लिखेंगे? नाइट्रोसाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसाइल। तो ये क्या है? न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स। आइए, क्या है बाइडेंटेड लिगेंड्स? बाइडेंटेड लिगेंड्स समझिए, ये क्या करेगा? सेंट्रल मेटल के आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसमें 2 बहुत ही फेमस है। एक हो गया इथाइलिन डायमीन, जिसे हम लोग शॉर्ट में EN लिखेंगे। क्या लिखेंगे? EN। और सेकंड क्या? ऑक्जेलेटो, जिसे हम शॉर्ट में OX लिखेंगे। दोनों को थोड़ा समझते हैं। इथाइलिन डायमीन, देखिए इथाइलिन डायमीन यानी CH2 1,2 डायमीन यानी एक NH2 इस कार्बन पे, एक NH2 इस कार्बन पे है। तो ये आपका क्या हो गया? इथाइलिन 1,2 डायमीन। मान लीजिए यहां पे कोई सेंट्रल मेटल आयंस होगा, M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बनाएगा, इस नाइट्रोजन से, और एक कोऑर्डिनेट इस नाइट्रोजन से बनाएगा। तो देखिए इथाइलिन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। EN पे कोई चार्ज नहीं होता और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। समझ पा रहे हैं? आइए इसी टाइप से ऑक्जेलेटो को देखें। ऑक्जेलेटो क्या होता है? ध्यान दीजिए, CO-, तो यहां पे देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर यहां पे कोई मेटल होगा, ध्यान दीजिए ये मेटल, तो ये क्या करेगा? एक इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। लेकिन ऑक्जेलेटो में देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों बाइडेंटेड। कौन कौन? EN और OX बाइडेंटेड। लेकिन EN पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन ऑक्जेलेटो पे 2 नेगेटिव चार्ज है। इसे कंपाउंड के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 2 कार्बन है तो ये C2, 4 ऑक्सीजन है तो O4 2-, ये होगा। ये दोनों बाइडेंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड, ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड, दोनों 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। EN पे कोई चार्ज नहीं, ऑक्जेलेटो पे 2 चार्ज होता है। इसी टाइप से ग्लाइसिनेटो होता है, डाइमिथाइल ग्लाइजोमेटो होता है, ये बाइडेंटेड होता है लेकिन इस पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इथाइलिन डायमीन और ऑक्जेलेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था बाइडेंटेड। आइए, पॉलीडेंटेड लिगेंड किसे बोलते हैं? मोर देन 2 डोनर एटम्स होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। उनमें से एक बहुत ही फेमस है, ये क्या? इडिटा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट।
EDTA पे 4 नेगेटिव, यानी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट पे 4 नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इडिटा पे चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव है, लेकिन क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ये आपका एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना होगा। हेक्साडेंटेड क्या होता है, देखिए 4 तो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 2 किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। यानी हेक्साडेंटेड और इडिटा पे चार्ज कितना होता है, 4 नेगेटिव होता है। एक वर्ड आपको एनसीईआरटी मिलेगा, चीलेट लिगेंड्स या किलेट लिगेंड्स, जो पढ़ना है कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स यूज its 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligands। देखिए अभी हम लोग बना रहे थे ना, ये देखिए दोनों क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। जब मेटल के साथ ये लिगेंड जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो देखिए यहाँ एक क्या है, एक यहाँ पे क्लोज चेन बना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चीलेट बोलते हैं। इसी टाइप से देखिए जो बना रहा है, ये क्या बन रहा है, क्लोज चेन बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चीलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीलेट या फिर किलेट, जो बोलना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। आइए एम्बिडेंट लिगेंड किसे बोलते हैं, ऐसा लिगेंड्स जो बोथ साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखिएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, नाइट्रिटो, यहां पे ध्यान दीजिए, नाइट्रिटो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिटो एन बोल रहे हैं। लेकिन जब यही NO2 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो इसे हम नाइट्रिटो O बोलते हैं। लेकिन एक टाइम में या तो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा या फिर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, यानी एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसके पास डोनर एटम 2 होता है, जैसे यहां पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही बनाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। उसी टाइप से एक और एग्जांपल है क्या, SCN। क्या है, SCN। ये भी यहां पे ध्यान दीजिए, जब सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, थियोसाइनेटो S बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम थियोसाइनेटो N बोलते हैं। कभी कभी SCN जब सल्फर से बनाएगा थियोसाइनेटो, नाइट्रोजन से बनाएगा तो आइसोथियोसाइनेटो। उसी टाइप से जब ऑक्सीजन से बनाता है तो इसे आइसोनाइट्रिटो भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके पास डोनर एटम क्या होता है, 2 होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका हुआ एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अभी हम आपको थोड़ा सा वार्नर थ्योरी में बताए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा समझिए, यहां पे देखिए आप, ये एक मेटल्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के मेटल को हम क्या बोले थे, सेंट्रल मेटल एटम्स या फिर सेंट्रल मेटल आयंस बोले थे। यहां तक ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल आयन को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी है मेरा क्या है, लिगेंड्स है। क्या है, लिगेंड्स, यानी यहां पे CN क्या है, लिगेंड्स है। क्या है, लिगेंड्स। देखिए जो साइनाइड होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां पे कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, यानी यहां पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो 6 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये 6 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसे, कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एटम्स होगा, जो आयन्स होगा, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर क्या है, पोटेशियम, इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन्स बोलते हैं। तो उम्मीद करते ही आपका क्लियर हो रहा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को मेटल को सेंट्रल मेटल आयन, मेटल को छोड़ दिए जो भी है बाकी लिगेंड्स कहलाएगा। लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 6 है, तो ये यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हुआ। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी मेटल हो क्या है, काउंटर आयन है। अब हम इसे, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को जब चार्ज यहां पे, जैसे अगर ये ब्रेक किया, ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ये अगर ब्रेक कर गया तो देखिए क्या बनेगा, 4K प्लस क्या हुआ, FeCN का होल 6, यहां पे क्या आएगा, 4 माइनस आएगा। तो इसी को स्क्वायर ब्रैकेट का जब चार्ज भी दिखाते, शो करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
कोऑर्डिनेशन एंटिटी CMI और लिगेंड्स को कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। वहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन चार्ज को शो नहीं करते हैं। जब उसको हम चार्ज को शो कर देंगे हम उसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। आप कंफ्यूज मत कीजिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप एक मान के चलिए। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका है, जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उससे काउंटर आयन, उसके अंदर एक मेटल होता है सेंट्रल मेटल आयन, और उसके अंदर मेटल के अलावा जो भी है क्या है, लिगेंड्स है। समझ पा रहे हैं? अब लिगेंड्स क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोई दिक्कत? चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर तो याद कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी शो करता था। ऑक्सीडेशन नंबर बताता है सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज को, यानी यहां पे हमको ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएगा, ध्यान दीजिए। सेंट्रल मेटल आयन यहां कौन है, क्रोमियम है, इसके चार्ज को बताएगा। यहां पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के चार्ज को बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये कोबाल्ट है, इसके चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। तो अब आते ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं, क्योंकि आगे हम लोग जब आयुपेक नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, कितना, +1। कितना पोटेशियम है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस क्रोमियम का चार्ज निकालना नहीं पता है तो x मान लिए। अभी हम आपको क्या बताएं, C2O4 2- ऑक्जेलेटो, एक ऑक्जेलेटो पे -2 चार्ज होता है। कितना होता है, -2 चार्ज। कितना ऑक्जेलेटो है, यहां पे ध्यान दीजिए आप, कितना है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो यहां पे ओवरऑल क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या है ये, 3 + x - 6 = 0, और x का वैल्यू क्या आया, +3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमियम के चार्ज को, यानी क्रोमियम यहां पे क्या है, +3 में है। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज को बताता है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, आइए इसमें देख लेते हैं। कोबाल्ट का निकालना है, चलिए इसे मान लेते हैं क्या, x प्लस एक क्लोरीन पे कितना होता है, -1 चार्ज। देखिए यहां पे एक क्लोरीन है, यहां पे एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज हुआ। टोटल क्लोरीन कितना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। En क्या, इथेन 1,2 डायमीन, अभी तो बताएं ये बाइडेंटेड होता है लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है तो 0। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो यहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो x -2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आया, +2 आया, यानी यहां पे CO पे क्या है, +2 चार्ज है। तो यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। उसी टाइप से एक और है तो इसे भी देख लेते। चलिए, कोबाल्ट का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं पता, x मान लिए। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0। CO3 2- क्या है, कार्बोनेट, एक कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है तो -2। प्लस क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है तो -1। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो =0। तो देखिए क्या आया, x -2 - 1 = 0, तो x = क्या आ गया, +3। तो ये +3 इसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसी में हम आपको बोले कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आइए, C2O4 2-, एक C2O4 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, क्या बोले, C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड था, तो एक C2O4 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कितना C2O4 है, 3 है। दैट मींस यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीलेटो 2 बना रहा है तो 3 है तो 6 बनाएगा। आइए यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। यहां पे देखिए, एक क्लोरीन, अभी बताए थे क्लोरीन मोनोडेंटेड होता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। En, इथेन 1,2 डायमीन, बाइडेंटेड है, यानी एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कितना है, 2 En है, यानी 4 हुआ, और एक क्लोरीन 5, यानी यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का इसका बात करें तो कितना आ गया, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। उसी टाइप से यहां पे देखिए, अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, 5 है तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कार्बोनेट CO3 भले ही -2 चार्ज है लेकिन क्या बताएं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 5 अमोनिया एक कार्बोनेट, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 होगा। कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस टाइप से आज हम लोग अच्छे से सीखे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, वार्नर थ्योरी, ये सेकेंडरी वैलेंसी से आया। जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ये प्राइमरी वैलेंसी से आया। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, जो हम लोग का मेन टॉपिक था। आइए एक बच गया, इसे देख लेते हैं।
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम और आयंस डिफाइन अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अबाउट द सेंट्रल एटम्स। यानी अभी जो CMI बोले सेंट्रल मेटल आयंस और जो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसका स्पेसिफिक ज्योमेट्री होता है। उसी ज्योमेट्री को जो 3D में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि हम लोग फिर से इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्पल फील्ड थ्योरी में अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा यहां पे देख लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 4 आया तो जब हम आगे देखेंगे इसका हाइब्रिडेशन sp3 आप पढ़े होंगे कहां पे? 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन कभी कभी हाइब्रिडेशन dsp2 भी होता है। क्यों होता है? जब हम लोग CFT पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से समझेंगे। जब 4 होगा तो हाइब्रिडेशन, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडेशन dsp2 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ध्यान दीजिए, ये है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का। किसका? टेट्राहेड्रल का। देखिए ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का है और ये स्ट्रक्चर किसका है? स्क्वायर प्लेनर का है। चलिए उसी टाइप से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्या? sp3d2 या फिर d2sp3। इन दोनों केस में ज्योमेट्री क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से इसका ज्योमेट्री बनेगा। तो ये था हम लोगों का क्या? कंप्लीट आज हम लोग जो सीखे क्या इस लेक्चर में, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उसके लिगेंड्स के बारे में। एक और एग्जांपल यहां पे देखिए, होमोलैप्टिक और हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स से बोलते हैं। अभी हम क्या बोलता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है सेंट्रल मेटल आयंस, उसके अलावा जो भी है क्या है? लिगेंड्स है। क्या है? लिगेंड्स। अगर सेम टाइप का लिगेंड्स है तो क्या कहलाएगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और अगर डिफरेंट टाइप का लिगेंड्स है तो क्या कहलाएगा? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो देखिए यहां पे FeCN का होल 6, यानी यहां पे साइनाइड लिगेंड है, 6 साइनाइड है, यानी जितना भी लिगेंड है सब साइनाइड है, एक टाइप का है। तो इसे क्या हम बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड एग्जांपल हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए यहां पे कोबाल्ट के साथ लिगेंड्स क्या क्या है? अमोनिया है और क्या है? क्लोरीन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है। तो ये क्या हुआ? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ। बहुत ईजी है। सेंट्रल मेटल आयन के साथ सेम टाइप का लिगेंड्स है, होमोलैप्टिक। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिगेंड्स है, हेटेरोलैप्टिक। काउंटर आयन बता चुके हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। तो ये था आज हम लोग का कंप्लीट लेक्चर। किस पे? लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा है कमेंट करके बताइएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बहुत जल्द लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।